हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें आप लोगों को साइंस से रिलेटिव यानी कि आप साइंस से रिलेटिव कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, व्यापम हो या स्टेट लेवल के कोई सी भी टीजीटी पीजीटी, मतलब जिसमें भी साइंस पूछी जा रही हो, तो यानी कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो वह होता है कितना? 10 डाइन के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 1107 अर्ग के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो जो प्रकाश वर्ष होता है वह किसका मात्रक होता है? तो वह होता है दूरी का मात्रक। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था। तो जो वर्णांधता होती है तो उसका वर्णन कौन किया था? तो हेर्नर ने किया था। और कब किया था? तो इन्होंने किया था 1876 में। अगला क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। तो जो व्यक्ति वर्णांधता से ग्रसित होता है, ठीक, तो उसमें क्या पहचान करने की नहीं होती है? तो वह हरा एवं लाल रंग, हरा एवं लाल रंग को नहीं पहचान पाता है। ठीक, हरा एवं लाल रंग। अगला है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वह कहाँ से स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? डायनेमो। अगला है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल। अगला है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो जब ऊपर की ओर जाएगी तो पिंड का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? तो देखो, अभी ऊपर गई तो ऊपर गया तो क्या हुआ कि भार बढ़ गया, और जब नीचे आएगी तो क्या होता है कि भार घट जाता है, घट जाएगा। अगला है कि वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो क्यों रिस जाती है? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। कम होने के कारण। अगला है कि आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो यह होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अगला है झूलने वाली लड़की झूलने वाली
लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर वो बगल में आकर बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर यदि वो खड़ी हो जाए तो क्या होगा कि आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल घट जाएगा। अगला है कि गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी में जो लोलक होता है उसकी लंबाई क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह बढ़ जाती है। अगला है कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इनको अप अवश्रव तरंगे कहा जाता है। अवश्रव तरंगे। अगला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इनको श्रव्य तरंगे कहा जाता है, मतलब जिनको सुना जा सके। अगला क्वेश्चन। अगला है कि जब बर्फ पानी पे तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो कितना भाग ऊपर रहता है? तो उसका रहता है 1/10 भाग। ठीक। अगला है एक्स किरण की खोज किसने की? तो एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। अगला है परावैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज किसने की? रॉन्टजन ने किया था। और परावैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? तो रिटर ने किया था। किसने किया था? रिटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? तो अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था? तो हर्सेल ने किया था। अगला है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। और ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो सबसे अधिक तो देखो ठोस में होती है, और सबसे कम होती है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित होता है? तो जो ईईजी होता है यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। किससे? मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगला नेक्स्ट है कि क्यूरी किसकी इकाई का मान है? सॉरी, नाम है। तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम होता है? तो यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम होता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता। अगला नेक्स्ट है कि कैंडेला किसका मात्रक है? तो कैंडेला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अगला, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में। अगला नेक्स्ट है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जो जल में तैरते हैं वह न्यूटन के किस गति के नियम? तो न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम। तो जो तैरना है वह किस नियम के अंतर्गत आता है? तो तृतीय नियम के अंतर्गत। ठीक।
तृतीय नियम क्या था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो जैसे ही हमने क्या हाथ पीछे की ओर मारते हैं तो उतना ही यानी हमारा बॉडी कहाँ जाता है, आगे की ओर जाता है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। और पहला नियम क्या था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, इसका एग्जाम्पल समझना कि जैसे कंबल है, कंबल को हमने उठाया, या कि हम देखो यानी आसानी से सिंपल उठाएंगे तो जो उसमें धूल के कण हैं तो मतलब वो स्थिर है, तो वह स्थिर ही रहेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने उसको झाड़ा या हाथ से उसमें मारे तो जो कण है वो क्या हो गए, बाहर निकल गए, मतलब हमने क्या कर दिया, बाह्य बल दिया। तो जब बाह्य बल दिए तब वो क्या हुए, यानी कि गतिशील हुए। ऐसे ही अगर कोई कार चल रही है तो चल रही है तो मतलब जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वह रुकेगी नहीं। तो बाह्य बल के रूप में क्या लगता है, जो घर्षण बल लगता है उसके कारण वह कार क्या होती है, रुक जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। तो जो शरीर का वजन होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। और अगर बात की जाए केंद्रों पर क्या होता है, तो केंद्रों पर जो शरीर का वजन होता है वह बिल्कुल जीरो, शून्य होता है। ठीक, सबसे कम। अगला क्वेश्चन कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों। अल्कोहल में तो अच्छे अच्छे डूब जाते हैं, तो ये तो बर्फ है काय। चलिए तो बताइए क्यों डूब जाती है। तो क्या होता है कि जो बर्फ होती है वह पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए वह पानी में तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है। आंसर क्या होगा कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। अगला नेक्स्ट है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्यों। क्यों बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि गहराई देखो, बांध की दीवार मोटी बनाई जाने का कारण ये है कि गहराई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में जो द्रव का दाब होता है वह भी अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों। क्यों निचले तल से पिघलता है, क्योंकि निचले तल का जो दाब होता है वह कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक, तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण क्या होता है कि जो गलनांक होता है वह क्या होता है, घट जाता है। तो क्या लिखेंगे कि जो निचले तल का दाब होता है, निचले तल का दाब यानी कि निचले तल का दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने से दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए वह क्या होती है कि निचले तल से पिघलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़े रहना चाहिए। तो कितने दूर खड़े रहना चाहिए, जो परावर्तक तल होता है उससे कितने दूर, 56 फीट तक, 56 फीट दूर खड़े रहना चाहिए। ठीक, अगला है कि रेटिना दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वह कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा, लेकिन कैसा होता है, उल्टा होता है।
लेकिन उल्टा होता है। ठीक। अगला है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो कैमरे में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो उनमें उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल लेंस। अगला, कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य के, तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक। अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो देखो, जब अगर हम, ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, ठीक, तो कितने रंग निकलते हैं? 7 रंग। 4, 5, 6, 7। कौन कौन से? बैजानी हापी नाला, बैजानी हापी नाला, मतलब बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो यानी कि किसका जो, क्या पूछा है कि सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन होता है किसका? लाल रंग का। और सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक होता है बैगनी का। ठीक। अगला है, एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसकी क्षमता जो होती है वह घट जाती है, घट जाती है। अगला नेक्स्ट है, कि कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कार्बोरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्योंकि जो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए। किसके लिए? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करने के लिए। अगला है, मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। गैसों का दाब किससे मापते हैं? मैनोमीटर के द्वारा। अगला नेक्स्ट है, कि नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो एर्निको फर्मी ने, एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज की खोज की थी? तो जो अल्फ्रेड नोबेल जी थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट। अगला नेक्स्ट है, कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वह किस विधि द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है, कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत क्या था? सापेक्षता का सिद्धांत ये था कि जो नियम बनाए गए हैं, तो वह यानी पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहेंगे वो नियम सभी जगह एक ही लागू, यानी कि सभी जगह जो नियम है वह एक समान लागू होगा। ठीक। ये नहीं कि दिल्ली में कोई दूसरा नियम लग रहा है, या कि मुंबई में दूसरा नियम, या कि पृथ्वी में दूसरा, चंद्रमा में दूसरा, ऐसा नहीं। सभी जगह जो नियम है बनाए गए हैं वह सभी जगह एक, यानी कि सभी पे समान लागू होंगे। अगला है, कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम का या बोरान का? कैडमियम या बोरान का। अगला नेक्स्ट है, कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? कि एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में, एसी वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में।
नेक्स्ट है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आशवन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम के द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो किसके द्वारा सामान्य लवण प्राप्त करते हैं? तो वाष्पीकरण के द्वारा, वेपोराइजेशन के द्वारा। ठीक। अगला है नेक्स्ट, कि कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो जो कपड़े धोने वाला सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। कार्बोनेट घुले होते हैं। अगला है कि खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो किस प्रक्रम के द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजनीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। अगला है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस। नेक्स्ट, की पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है? इथिलीन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो जो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? देखो, जो पीएच स्केल थी, तो 7 से कम और 7 से अधिक। तो जो 7 से कम हो उसको अम्ल कहते हैं, और जो 7 से अधिक हो तो उनको क्षार, और जो जीरो पे हो, न्यूट्रल हो, वो क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। तो और ये पीएच स्केल किसने दिया था? तो पीएच स्केल दिया था सोरेनसन ने। सोरेनसन ने दिया था। ठीक। तो पीएच का मान यदि 7 से कम है तो वह क्या होगा? तो अम्ल होगा। और अगला है कि पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो वह क्या होगा? तो 7 के बराबर होगा मतलब न्यूट्रल, मतलब जल। क्योंकि जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक। और जो शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कौन होता है? तो जो वर्षा का जल होता है वह शुद्ध जल होता है। अगला है कि पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो वह क्या है? तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वह क्या कहलाता है? तो वह है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, CO2। ठीक। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है, तो उनका रासायनिक रूप क्या होता है? CO+N2। ठीक। अगला है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो क्या होता है सबसे सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ? तो साधारण लवण। साधारण लवण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है?
तो जो परमाणु संख्या होता है किसी तत्व का वह किसके बराबर होता है? तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के बराबर। संख्या के शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो जो शर्करा के विलयन के किण्वन से बनती है वह गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज के जो किण्वन होता है फर्मेंटेशन, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब H2O। ठीक, क्योंकि देखिए जो C6H12O6 का फर्मेंटेशन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं। अगला है, प्रोटॉन का आविष्कारक कौन है? तो प्रोटॉन के जो आविष्कारक हैं वह कौन है? तो गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। अगला है, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो जो पेड़ पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में। अगला है, अमोनिया की खोज किसने की? तो अमोनिया की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किया था। कब किया था? 1771 में प्रिस्टले ने की। प्रिस्टले ने किया था। ठीक, अगला नेक्स्ट, कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? तो 1776 में हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। अगला नेक्स्ट है, कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले रासायनिक सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला नेक्स्ट है, कि यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46%, 46% होता है। ठीक, अगला है, कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं और कौन कौन है? तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है? तो काला सीसा किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट को। और ये ग्रेफाइट कैसे होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, यानी अधातु होते हुए भी यह कैसा होता है? सुचालक होता है। अगला है, काला सीसा को किस और नाम से जाना जाता है? तो देखो, एक काला सीसा ग्रेफाइट बोलते हैं और दूसरा नाम तो इसको प्लम्बैगो बोलते हैं। प्लम्बैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हीरा कौन सा फलकी होता है? तो हीरे में कौन सा फलकी होता है? तो सम चतुष्फलकी होता है। सम चतुष्फलकी। नेक्स्ट है, कि उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक क्या करता है? कि जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, वह क्या करते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना।
नेक्स्ट क्या है कि वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि वृक्ष रात में गैस छोड़ते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं वह कौन सी गैस रात में छोड़ते हैं? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वृक्षों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1956 में। बैकेलाइट क्या है? तो बैकेलाइट क्या होता है? यह फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण होता है। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है? तो जो आघातवर्धनी धातु होती है सर्वाधिक, वह कौन होती है? तो सोना होती है। ठीक। अगला है घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु कौन सी है? तो कौन सी होती है? यह एल्यूमिनियम होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम का हम प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक। अगला है पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट किस कारण से मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये क्या कर देता है कि जो एंटी नॉकिंग होता है, तो एंटी नॉकिंग रेट को, दर को बढ़ा देता है। ठीक। तो एंटी नॉकिंग दर बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग दर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार की प्रकृति क्या होती है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। अगला है रेत पर पद चिन्हों को सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री कौन सी है? तो कौन सी होती है? तो पैराफिन मोम। जो वैक्स होती है ना, पैराफिन वैक्स, वह पैराफिन मोम। नेक्स्ट है कि भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ कौन है? तो सबसे ज्यादा कौन नष्ट हो जाते हैं? तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। विटामिन। एक बार इसको हम अच्छे से लिख ही दें ना, इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा पका के भोजन नहीं करना चाहिए, यानी पके हुए भोजन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का, HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। अगला है कोयले से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? तो भंजक आसवन के द्वारा। भंजक आसवन के द्वारा। अगला है कि शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयोग होता है? तो किसका होता है? तो बिटमिनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृत्रिम रेशा कौन होता है? तो कृत्रिम रेशा कौन है? तो जैसे रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, ये सभी कैसे हैं? कृत्रिम रेशा हैं। पॉलिएस्टर हो गए। ठीक। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? तो किसके द्वारा? तो मार्फिन। नेक्स्ट है कि रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? तो कौन सा तत्व मिलाया जाता है? तो सल्फर। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन था? तो मानव निर्मित सबसे पहले किसको बनाए गए थे?
तो रेयान को। अगला है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक का। अम्ल स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग किया जाता है कि धब्बों को हटाने के लिए? तो ऑक्सैलिक अम्ल का। ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण। फॉर्मिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है कि शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप? तो फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा। मिथेनॉल तथा मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाने जाते हैं ये? वुड अल्कोहल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानव अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? तो अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, ओलियम क्या है? तो ओलियम क्या है? जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वह क्या कहलाता है? ओलियम कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, कि दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो क्या दी जाती है? हीलियम प्लस ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। और सबसे हल्का तत्व कौन है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। अगला है, फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? जल में। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि केरोसिन में किसको रखा जाता है? तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि केरोसिन में किसको रखा जाता है। ठीक। अगला है, मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। CO। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्नेहक के रूपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है, कि पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पानी का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल, जैसा कि हमने अभी बताया था। अगला है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं? तो किसके द्वारा? आसवन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, कि सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु कौन होती है? ऑस्मियम। अगला है, आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? कॉपर की उपस्थिति के कारण। अगला है, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। और ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं? कमेंट करके बताइए आप लोग कि ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है। शून्य समूह में रखने गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो जिनको शून्य समूह में रखा जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो अक्रिय गैस।
अक्रिय गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो अक्रिय गैस में होती हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा धातु है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। अगला है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो, अभी हमने आप लोगों से पूछा था कि कैरोसिन में किसको रखते हैं? तो कैरोसिन में किसको रखा जाता है? तो सोडियम को। ठीक। और एक और क्वेश्चन पूछे थे कि ब्लैक गोल्ड, तो ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? तो पेट्रोल को। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य है? तो एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है? ब्यूटेन। नेक्स्ट है कि तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का। निकिल का। निकिल। ठीक। अगला है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे कहते हैं? तो देखो, नीले लिटमस को लाल कर देता है मतलब नीला से लाल, तो वह कौन करता है? अम्ल। एक ट्रिक मैं बताता हूं कि अनिल। अनिल, आ से क्या हो गया? अम्ल। या न से नीला और ला से लाल। तो अम्ल, जो अनिल होता है, तो इससे आप लगा लीजिए कि जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और क्षार का क्या है? छलनी। ठीक। तो क्षार जो होता है वह छलनी से आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो क्षार होता है वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक। तो इस पे क्या पूछा गया था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, तो कौन करता है? तो अम्ल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, ये कहाँ से आती है? तो जो ऑक्सीजन होती है वह कहाँ से मिलती है? तो जल से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 6H2O, इससे क्या बनता है? यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक। तो C6H12O6 प्लस O2, 6O2। ठीक। तो ये जो ऑक्सीजन मिली, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? तो जल से मिलती है। ठीक। अब है, इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो एफ बेटिंग ने किया था। कब किया था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? तो हृदय परिवर्तन की खोज किसने की थी? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कब किया था? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ड्रग की खोज किसने की? तो सल्फर ड्रग की खोज किसने किया था? जी डोमाग ने। अगला, हैजे का टीका की खोज किसने की? तो जो हैजे का टीका है उसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच कब किया था? 1884 में। अगला नेक्स्ट है कि डीडीटी की खोज किसने की? तो डीडीटी की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मुलर ने। डॉक्टर पॉल मुलर ने।
और कब किया था? तो 1939 में। अगला है डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। एवं क्रिक। अगला है स्प्रिन की खोज किसने की? तो जो स्प्रिन है उसकी खोज किसने किया था? ड्रेसर ने। जो हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन जो है उसकी खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने। कब किया था? तो 1628 में किया था। और रक्त परिवर्तन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवर्तन की खोज किया था कॉर्ल लैंड स्टीनर ने। कॉर्ल लैंड स्टीनर। और बात की जाए तो कॉर्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, बी और ए बी की भी खोज की थी। और अगर बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, तो ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो डी कैस्टलो तथा स्टर्ली ने। ठीक। अगला है पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था? सर अलेक्जेंडर ने किया था। एलेक्स सर अलेक्जेंडर ने। ठीक। अगला है टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? टीबी। तो टीबी की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। क्षय रोग इसको बोलते हैं। ठीक। अगला है बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनकी खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। अगला नेक्स्ट है कि चेचक की टीका की खोज किसने की? तो चेचक का टीका उसकी खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। कब किया था? तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। अगला नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की? हाइड्रोफोबिया होता किसकी वजह से है? तो यह कुत्ते के काटने, पागल कुत्ते के काटने, बिल्ली के काटने की वजह से होता है। इससे यानी रेबीज के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको पानी से डर लगता है, ठीक। तो इसकी खोज किसने की थी? इसके चिकित्सा की खोज तो लुईस पाश्चर ने किया था। लुईस पाश्चर ने। कब किया था? 1882 में। अगला नेक्स्ट है कि मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की? तो मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था? डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस। और बात करें कि जो कैरोलस लीनियस है, तो इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? कैरोलस लीनियस को। वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट है जीवन के उद्भव, ओरिजिन ऑफ लाइफ का विवरण किसने प्रस्तुत किया था?
तो किसने किया था? ए आई ओपेरिन ने। ए आई ओपेरिन ने। अगला है नेक्स्ट, मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष दिया गया था? तो 1903 और 1911 में मिला था। ठीक, कब? 1903 और 1911। अगला है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई? तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने जीवों की उत्पत्ति से उनका विकास कैसे होता है, यानी उनके विकास में क्या जीवन में संघर्ष रहता है, तो उसके बारे में इन्होंने इस पे वर्णन किया था। ठीक। नेक्स्ट है त्रिविमी फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? डेनिस गोवर ने, या डेनिस गेवर ने। अगला नेक्स्ट है अनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये ऑस्ट्रिया के थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। ठीक। अगला है मेंडल अंगों में समजात होमोलॉगी एवं समरूपता एनालॉगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? रिचर्ड ओवन ने। रिचर्ड ओवन। अगला नेक्स्ट है कि सेरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चीनी के बर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसका? चीनी के बर्तन का अध्ययन। अगला है डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगला नेक्स्ट है कि हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल फूल एवं शाक सब्जियों का अध्ययन। फल फूल एवं शाक सब्जी का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। अंकों का अध्ययन। अगला है न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुराने सिक्कों का। पुराने सिक्कों का। अगला है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का। और है सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे जो रेशम का उत्पादन होता है, तो रेशम के कीड़े का पालन। रेशम के कीड़े का पालन। ठीक। अगला नेक्स्ट
कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो फलों का। अगला है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। और ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत, तो ओडोंटोलॉजी का अध्ययन किसका कहलाता है, कि दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।